5 मिनट्स और वेट करते हैं, सब लोगों को ज्वाइन होने देते हैं, फिर स्टार्ट। और वी कैन स्टार्ट, है ना, वेट क्यों करना है, चलो स्टार्ट करें। जो लेट आया चलो, ये टेंडेंसी नहीं बनानी है हमें लेट आने का। ओके, सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू द नोट्स। नोट्स को गो थ्रू किया क्या सब लोगों ने एक बार? यस सर। अपन ओके, सॉरी, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो आप लोगों ने नोट्स रेफर किया सब लोगों ने? यस सर। ओके, कुछ चीजें समझी होगी, कुछ चीजें नहीं समझी होगी, कोई बात नहीं, आज जो चीजें नहीं समझी होगी हमें वही समझना है, ठीक है? ओके, कुछ कुछ पार्ट्स हमारा बाकी है फंक्शन में। अगर आप लोगों ने नोट्स रेफर किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हाफ नोट्स तो परफेक्ट है, जिसके अंदर हमने सारी चीजें की है, ठीक है? और कुछ नोट्स ऐसा है जहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो कुछ नया है, वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? वो आज हम कवर करेंगे, कोशिश करके खत्म कर देंगे। तो हमारा फंक्शन आज हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास से हम एरे टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ तक अगर नोट्स आपने रिफर किया होगा सी प्लस प्लस फंक्शन, तो इसमें डेफिनेशन, कॉलिंग, डिक्लेरेशन, एग्जांपल के साथ सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ तक तो परफेक्ट है, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ये जो मैक्स फंक्शन है, ये मैक्स फंक्शन समझ में आया सबको? हाँ सर। है ना, सिंपल सा फंक्शन है, इसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का लिया है हमने, ठीक है? और रिटर्न हो रहा है इसलिए कैच करने के लिए वेरिएबल है, और हमने डिस्प्ले किया है सारा चीज यहाँ पर। देखो, हमने मेंशन किया है कि हर स्टेप पे हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सीधा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें सारी चीजें क्लियर है। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से कुछ नया है, ठीक है? यहाँ से हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और सारा टॉपिक्स कवर करते हैं, फाइन? ओके, फॉर्म फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। ये लाइन जो येलो में है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ पैरामीटर इज पास टू अ फंक्शन, ठीक है, जब हम पैरामीटर पास करते हैं, इट इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट, तभी हम उसे आर्गुमेंट कहते हैं। तो पैरामीटर जब हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है विद द वैल्यूज a एंड b, तब हम बोलेंगे कि ये एज एन आर्गुमेंट है। जब तक हम पास नहीं करते उसको आर्गुमेंट नहीं करते, ठीक है? यहाँ पर हम जस्ट स्पेसिफाई करते हैं खाली बस फंक्शन के डिक्लेरेशन में कि देयर आर टू वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू पास इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तब ये होता है पैरामीटर। ओके, सो हियर int num1 comma int num2 is parameter, okay, and here a and b are the argument. डिफरेंस समझा? ठीक है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग यही है। when a parameter is passed to a function it is called argument। जब हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तभी वो आर्गुमेंट होता है, ओके? काफी लोगों ने अपना नाम रोल नंबर के साथ नहीं रखा है। आदित्य, ध्रुवेन, दिया, हार्दिक, कृष्णा, सैम, शुभ,
प्लीज चेंज अ नेम, रोल नंबर भी मेंशन करो अपने नेम में, जिन जिन लोगों ने नहीं किया है। ओके, इफ अ फंक्शन इज टू यूज आर्गुमेंट, it must declare variables that accept the value of the argument. This variable declaration is called formal parameter of the function. तो जो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है फॉर्मल पैरामीटर है, जिसे यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है टॉप पे। ओके, सो जब हमें फंक्शन यूज करना होता है, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट यूज करना होता है, ठीक है, तो हम फंक्शन को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर, जो ये आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सके। जैसे तुम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि ए एंड बी जब हमें आर्गुमेंट पास करना है, तो फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त हमें ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि दो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, इंट num1 कॉमा इंट num2, जो ये दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है? ये हमने एग्जांपल में भी देखा था, राइट? सम जब हम कर रहे थे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्राम जो हमने फंक्शन का किया था। ठीक है, क्लियर है या तो लग कुछ कंफ्यूजन है? कोई कुछ बोलेगा? यस नो? यस सर, क्लियर है। फाइन, आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। मैंने सारे लेक्चर्स का वीडियो अपलोड किया यूट्यूब। ओके, दिस वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। जो ये वेरिएबल्स हम फंक्शन के डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर इंट num1 कॉमा इंट num2 जो डिक्लेयर किया हुआ है, वो सारे उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, आगे यूज होगा। ठीक है, द फॉर्मल पैरामीटर्स बिहेव लाइक other local variables inside the function and are created upon entry into the function and destroyed upon exit। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइन खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम लोग कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पर ऐसे पैरामीटर स्पेसिफाई किया है, ठीक है, तो वो पैरामीटर इस पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन के लिए लोकल वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इंट num1 कॉमा इंट num2 जो पैरामीटर है, यहाँ पर डेफिनेशन में num1 और num2 को हम कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली। वी आर नॉट डिक्लेयरिंग इंट num1 कॉमा num2 अगेन। ठीक है, नोटिस किया आप लोगों ने? यहाँ पर डायरेक्टली जो ये पैरामीटर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई किया है वेरिएबल, वो हैज इट इज, वी आर यूजिंग दैट वेरिएबल इन if statement to compare whether num1 is greater than num2 or not, and based upon the comparison we are storing the result in result variable। जो भी वेरिएबल बड़ा है उसका हम लोग रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट का मतलब वही है कि जो भी हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, वो लोकल वेरिएबल एक्ट करता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के डेफिनेशन, तो उसको फिर से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। ओके, आगे बढ़ते हैं। While calling a function, there are two ways that argument can be passed to a function। ठीक है, दो तरीके से हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तीन तरीके से कर सकते हैं, मैं चेंजेस कर दूंगा यहाँ पे। दो तरीका इन द सेंस यहाँ पर था, ये डिफॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट, मगर ठीक है हम ये लाइन रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू। This method copies the actual value of the argument into the formal parameter of the function. In this case, changes made to the parameter inside the function has no effect on the argument। I repeat the statement again. This method copies the actual value of the argument। ठीक है, ये मेथड से क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है आर्गुमेंट की, वो उसकी एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में रेडी हो जाती है, और उस कॉपी के साथ हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इससे एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होता, जो एक्चुअल वैल्यूज है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये है कॉल बाय वैल्यू का स्टेटमेंट। उसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, C++ फंक्शन कॉल बाय वैल्यू।
The call by value method of passing argument to a function copies the actual value of the argument into the formal parameter of a function. This means it is made to the parameter inside the function has no effect on the argument. By default, C++ uses call by value. By default हम लोग call by value use करते हैं to pass argument. In general, this means the code within the function cannot alter the argument used to call the function. तो ये जो फंक्शन को कॉल करते वक्त जो हमने ए और बी यहाँ पर जो पास किया है स्वैप पर्टिकुलर वेरिएबल में, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ए और बी के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं. कहने का मतलब यही है. समझ गए? कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल स्वैप. ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. लेट अस ओपन द C++. मैंने कोड का ड्राइव क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट कर दिया, मैंने लिंक शेयर नहीं किया. मैं थोड़ा चेंजेस करके उसको लिंक शेयर करता हूँ. ओके, सिंप्लिसिटी के लिए एक काम करते हैं. हम एक कोड को ही कॉपी पेस्ट करते हैं. Call by value. So this is our program. Step by step, let us understand this. Void swap, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है. ठीक है, दो पैरामीटर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इनसाइड द पैरेंथेसिस. ठीक है, आई होप आप लोगों को पैरेंथेसिस क्या है समझ में आता है. पैरेंथेसिस, ये जो राउंड वाला ब्रैकेट है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं. ठीक है, पैरामीटर जो हमने यहाँ पर इंट x, इंट y लिखा है उसको पैरामीटर कहते हैं. ठीक है, वर्ड से कंफ्यूज मत होना. सिंपल वर्ड से बोले तो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं. सॉरी, ओके. तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया. नेक्स्ट इज वर्ड मेन. वर्ड मेन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 100. हम वैल्यू रीड भी कर सकते हैं मगर एग्जांपल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर a इक्वल्स टू 100 और b इक्वल्स टू 100 डिक्लेयर. ठीक है, चाहो तो आप इंट a b भी डिक्लेयर करके वेरिएबल रीड कर सकते हो. बाद में हम चेंजेस करके मैं दिखा दूंगा. फिर यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू प्रिंट की है. बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ b. ठीक है, यानी स्वैपिंग करने से पहले ये प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, a और b का वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ a is 100 and b is 200, then our final output should be a equals to 200 and b equals to 100. okay, now this is our function definition. फंक्शन डेफिनेशन का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है. डिक्लेरेशन वाला पार्ट सेम होता है जैसे हमने ऊपर डिक्लेयर किया है. एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int temp.
टेम्प इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्वैपिंग ऑफ द वेरिएबल का लॉजिक याद होगा, याद है? पहले हम लोग टेम्पररी वेरिएबल में x को स्टोर करेंगे, फिर y की वैल्यू x में स्टोर करेंगे, फिर टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू y में स्टोर करेंगे। सिंपल। किसी को ये याद है क्या कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे वैल्यू सेव करते हैं? किसी को सर प्लस याद माइनस है? करके, प्लस माइनस करके। हाँ, प्लस माइनस करके। पहले हम प्लस करेंगे, एक उसी जैसे a इक्वल्स टू a प्लस बी स्टोर कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको यूज करके हम आगे b और a की वैल्यू डिराइव करेंगे नई वाली, ठीक है। या फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी लॉजिक यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू स्वैप हो चुकी है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये वैल्यू स्वैप हुई है एक्स और वाई की, ठीक है, वो एक्स और वाई की वैल्यू जो स्वैप होने के बाद यहाँ पर ये आंसर तुम्हें मिल चुका है, मतलब चेंजेस नहीं होगा। जो भी चेंजेस है वो ए और बी पे नहीं होने वाला, जो भी चेंजेस है वो एक्स और वाई पे ही होने वाला है, ठीक है। लेट अस सेव दिस प्रोग्राम एंड लेट अस कंपाइल दिस एंड एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। एग्जीक्यूट हो चुका है और F5 ये हमारा आउटपुट है। अब देखो यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ठीक है। Before swapping value of A is 100, before swapping value of B is 200, after swapping value of A is 100 and B is again 200, swap तो हुआ नहीं, राइट ना? मगर स्वैप होना चाहिए था, तो स्वैप क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो मेन लॉजिक यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि जब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप चेक कर लो अपना अपना माइक, ठीक है। जब हम फंक्शन स्वैप को कॉल कर रहे हैं, वहां पर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किया है, a कॉमा बी, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट जब यहाँ पर पास हो रहा है तो उसका एक कॉपी पास हो रहा है, ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट एज इट इज पास नहीं हो रहा, उसका कॉपी पास हो रहा है। तो कॉपी पास होने की वजह से जो भी चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पर एक्स और वाई में ही चेंजेस हो रहा है, उसका इफेक्ट ये ए और बी पे नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें आउटपुट में ए और बी की वैल्यू सेम 100 और 200 ही दिखाई देगी, जबकि 200 और 100 दिखना चाहिए था, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज होता है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। हमने फंक्शन को कॉल किया यूजिंग वैल्यू, ये जो वैल्यू है ए और बी की वो वैल्यू यूज करके हमने कॉल किया, इसीलिए इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला नाम है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है ही, ठीक है। तो फंक्शन को हमने वैल्यू के साथ कॉल किया है, तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है विद दिस वेरिएबल वैल्यू जो एक्स और वाई यहाँ पर यूज हो रहा है फंक्शन के डेफिनेशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सर बट फंक्शन का नाम यूज किया तो फिर आएगा ना वो लोग में रिलेशन, ऐसा क्यों नहीं हुआ? परफेक्ट, फंक्शन का नाम यूज किया है, फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन का डेफिनेशन भी एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। मगर उसकी वैल्यू x और y में स्टोर हुई है। सो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, देखो void अगर यूज करते तो क्या हम लोग रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू? ये जो void यूज किया है रिटर्न टाइप, तो वैल्यू रिटर्न होती है क्या? नहीं सर। वैल्यू रिटर्न नहीं होती, तो इसीलिए डिस्प्ले तो हमें फंक्शन में ही करना पड़ेगा ना। तो अगर हमने फंक्शन में समझो डिस्प्ले किया है कि आफ्टर, आई विल कॉपी पेस्ट दिस। सर तो अगर कोई रिटर्न टाइप होता तो क्या वो चलता था क्या? स्वैप ए कॉमा बी अलग तरीका है, रुको मैं अभी जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे ना उसके अंदर वो चीज क्लियर हो जाएगी। रिटर्न टाइप में सिर्फ एक ही वैल्यू जनरली रिटर्न होती है, ठीक है। मगर यहाँ पर दो वैल्यू है ना स्वैपिंग करते वक्त, राइट, है ना? तो दो वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती, इसीलिए उसके लिए अलग कॉल बाय वैल्यू, और जो कॉल बाय वैल्यू के अलावा कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस वाला जो पार्ट है वो वाले पार्ट में ये चीज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले पार्ट पे जंप करते हैं, मगर उसके पहले ये वाला पार्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डोंट वरी। जो चीज यहाँ पर लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस दूसरे वाले पार्ट में ओवरकम होगा, ठीक है। ओके, सो वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x और y है ना, तो यहाँ पर मैं x और y को प्रिंट करता हूँ, फाइन। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, पहले सेव कर देते हैं, Alt F9, कंपाइल, देयर इज नो एरर, कंट्रोल F9, ठीक है।
तुम नोटिस करो तो आउटपुट का स्क्रीन नहीं आ रहा, क्यों? कौन बताएगा रीजन? गेट ch सर क्लियर स्क्रीन नहीं डाला है। हाँ वो नहीं डाला है। तो क्या क्लियर, ठीक है क्लियर स्क्रीन डाल देता हूँ तो। और गेट ch हाँ दोनों पार्ट चाहिए एक्चुअली में, क्लियर स्क्रीन नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है गेट ch। गेट ch क्लियर स्क्रीन और यहाँ पर आएगा गेट ch। चलो सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब देखो, अब नोटिस करो कि कौन सा पार्ट पहले एग्जीक्यूट हुआ। इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सर थोड़ा स्क्रीन से ये सब हटाओ ना, नहीं दिख रहा है। क्या बताओ? हटाओ हटाओ सर। हाँ वो ऊपर वो आ गया ना टास्क बार, ये अपना जूम का, रुक जाए। यहाँ पर मैं स्लैशन दे देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ सर परफेक्ट। अब देखो, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए 100 जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ बी 200 प्रिंट हो गया, यहाँ तक परफेक्ट है। मगर ये जो नेक्स्ट 4 लाइन है ना वो इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करो तो आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ एक्स पहले प्रिंट हुआ है, वाई पहले प्रिंट हुआ है, फिर ए और बी प्रिंट हुआ है, राइट। जबकि तुम यहाँ पर अगर देखोगे कोड में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ए और बी तो पहले लिखा है हमने कोड में, हाँ सबसे लास्ट प्रिंट होना। राइट। तो एक्स और वाई बाद में प्रिंट होना चाहिए था, मगर एक्स और वाई पहले प्रिंट हो रहा है, ए और बी बाद में प्रिंट हो रहा है, क्यों? लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसका? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने फंक्शन कॉल किया ना पहले। जब हमने फंक्शन पहले कॉल किया तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन के डेफिनेशन में हमने एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट की है, इसीलिए एक्स और वाई वैल्यू पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ए और बी प्रिंट हो रहा है जो फंक्शन के बाद हमने लिखा है। समझे? क्लियर है? तो कोड सर हमें, मुझे अभी भी वो नहीं समझा कि वैल्यू स्वैप क्यों नहीं हुआ ए और बी का। हाँ क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट, समझे? ठीक है। सर लेकिन स्वैप को कॉल किया हमने तो फिर ए और बी का एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ? ए और बी का वैल्यूज एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ? ए और बी का वैल्यू यहाँ पर लोकल वेरिएबल है ना, तो ये जो पर्टिकुलर ए और बी वेरिएबल है वो इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के लिए है, राइट। तो हमने जो वैल्यू पास की थी स्वैप पर्टिकुलर फंक्शन में कॉलिंग करते वक्त, उसका एक कॉपी पास किया था आपने ए और बी का, यानी यहाँ पर क्या पास हुआ है? एक कॉपी पास हुआ है, स्वैप 100, 200 ऐसा पास हुआ है, ठीक है। और 100, 200 किसके लिए पास हुआ है? एक्स के लिए 100 पास हुआ है, ठीक है, और y के लिए 200 पास हुआ है। तो यहाँ पर जब हम x और y को तो स्वैप सर अगर वो लोकल नहीं होगा तो हो जाएगा क्या? हाँ वही। लोकल नहीं होगा तो हो जाएगा, मगर तुम सारे वेरिएबल को ग्लोबल क्यों डिक्लेयर करोगे? उसका कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि ए और बी पहले स्वैप क्यों नहीं हुआ, एक्स और वाई क्यों स्वैप हुआ? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है। इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल तरीके से फंक्शन हम ऐसे ही कॉल करते हैं, ठीक है। कि वैल्यू ही एक कॉपी ऑफ द वेरिएबल पास होता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन के डेफिनेशन में वो वर्क करता है, फंक्शन के डेफिनेशन में जिस तरीके से वर्क कर रहा है उस तरीके से तुम्हें आउटपुट दिखता है, सिंपल, ठीक है। आदित्य को रीजन नहीं समझा, क्यों नहीं समझा? क्या पार्ट नहीं समझा आदित्य, जरा बताओ कौन सा रीजन नहीं समझा, पहले ये तो बताओ। सर कौन सा वाला देते हैं? हाँ आउटपुट देखें, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 200 है, एक्स की वैल्यू देखो 200 हो चुकी है, वाई की वैल्यू 100 हो चुकी है, यानी स्वैप हुआ ना, यानी लॉजिक वर्क कर रहा है, राइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो हमने फंक्शन के डेफिनेशन में फिर से ए और बी की वैल्यू प्रिंट की है, तो ओरिजिनल वैल्यू ही प्रिंट हो रही है 100 और 200, क्यों?
क्योंकि ए और बी वॉइड मेन के लिए लोकल वेरिएबल है, एक्स और वाई फंक्शन के डेफिनेशन के लिए लोकल वेरिएबल है। तो एक्स और वाई और ए और बी दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जो भी चेंजेस हम लोग ए और बी में करेंगे उसका इफेक्ट एक्स और वाई में नहीं होगा, जो भी चेंजेस एक्स और वाई में करेंगे उसका इफेक्ट ए और बी में नहीं होगा। बस सिंपल इतना ही समझना। समझा? समझा क्या एवरीवन? यस। बहुत ही सिंपल है। ए और बी लोकल वेरिएबल है फंक्शन मेन के लिए, एक्स और वाई लोकल वेरिएबल है फंक्शन स्वैप के लिए। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हम एक्स और वाई में करेंगे उसका इफेक्ट ए और बी में नहीं होने वाला। वाइस वर्सा, जो भी चेंजेस हम ए और बी में करेंगे उसका इफेक्ट एक्स और वाई में नहीं होने वाला। समझ गए? यही होता है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। सिंपल, यानी एक कॉपी ऑफ द वेरिएबल हम पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, एज जो भी यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं, जो भी वेरिएबल है वो एक कॉपी पास होता है इस पर्टिकुलर फंक्शन में। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट यही था। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट। kita mau salus ka? When the above code is put together in a file, जब हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ये सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, दिस शोज देयर इज नो चेंजेस इन द वैल्यू दो दे हैव बीन चेंज्ड इनसाइड द फंक्शन। तो इसे फंक्शन के अंदर तो हमने चेंज किया है, इसको एक्स और वाई को इंटरचेंज किया, मगर फिर भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो हमने रीजन समझ लिया क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर चेंज हुआ है और कॉल बाय वैल्यू यूज करके हमने कॉल किया है फंक्शन को। तो जो चेंजेस फंक्शन के डेफिनेशन में हुआ है उसका इफेक्ट फंक्शन के मेन फंक्शन के वेरिएबल में नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। सी प्लस प्लस फंक्शन कॉल बाय पॉइंटर। पॉइंटर, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था, याद है आप लोगों को? पॉइंटर वेरिएबल कौन सा टाइप का वेरिएबल है, किसी को याद है? पॉइंटर वेरिएबल कौन से टाइप का वेरिएबल है? मेमोरी लोकेशन शो करता है। यस, परफेक्ट, शुभ, थैंक यू। मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के लिए या शो करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सो द कॉल बाय पॉइंटर method of passing argument to a function copies the address of the argument into the formal parameter inside the function. The address is used to access the actual argument used in the call. This means that changes made to the parameter affects the passed argument. ठीक है, आई विल रिपीट वंस अगेन। वर्ड्स बहुत ही हैवी लग रहा होगा, बहुत ही भारी लग रहा होगा, मगर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द कॉल बाय पॉइंटर मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट। पासिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब यही है कि जो वैल्यू पास करते हैं, सिंपल वर्ड्स। ठीक है, फंक्शन कॉल करते हैं, जो भी वेरिएबल पास किया उसको आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। पहले वाले केस में क्या था, कॉल बाय वैल्यू में कॉपीज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वैल्यू को ही कॉपी कर रहा था। इस केस में क्या होगा, एड्रेस पास होगा। ठीक है, एड्रेस इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, यानी फॉर्मल पैरामीटर इन द सेंस जो ये हमारा पैरामीटर हमने फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त स्पेसिफाई किया है वो। ठीक है, अब इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन के डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, इनसाइड द फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो। Inside the function, the address is used to access the actual argument used in the call. तो जब हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो उस वक्त एड्रेस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोटिस करो कि हमने एम्परसेंड सिंबल यूज किया है। एम्परसेंड सिंबल एड्रेस ऑफ होता है, याद है? यूनरी ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ, एम्परसेंड को एड्रेस ऑफ कहते हैं, याद है कि नहीं? ये भूल गए? पढ़ाई किया करो। This means that changes made
टू द पैरामीटर अफेक्ट्स द पास्ट आर्ग्यूमेंट। तो जो भी हम लोग यहाँ पर फंक्शन के डेफिनेशन में इनसाइड द फंक्शन जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने एड्रेस पास किया है इस वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू पास द वैल्यू बाय पॉइंटर, आर्ग्यूमेंट्स पॉइंटर्स आर पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल। तो जनरली अगर जैसे एनी अदर वैल्यू पास करते हैं, कोई भी वैल्यू पास करते हैं, उस हिसाब से हम लोग पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन पैरामीटर हैज पॉइंटर टाइप एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। जो यहाँ पर एग्जांपल तुम देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एड्रेस पास करना है। ठीक है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का टाइप पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ही एड्रेस को स्टोर कर सकता है ना, नॉर्मल वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकता, राइट। सो यहाँ पर हम जब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उस वक्त हम यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग पास करेंगे तब हम लोग एड्रेस पास करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which exchanges the value of the two integers variables pointed by its argument। तो जो भी हमारा डेफिनेशन है वो वैल्यू इंटरचेंज करेगा। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल को फिर से हम कॉपी पेस्ट करते हैं और C++ फंक्शन में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, लेट अस कॉपी दिस नोटपैड, पेस्ट, save as, this is by call pointer। Okay, let us close this. Start this. File open. Call pointer. Okay. Fine. So ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं दिस टाइम। Okay, so again the variable is same, int a equals to 100, b equals to 200। बिफोर स्वैपिंग हमने प्रिंट किया है और आफ्टर स्वैपिंग हमने प्रिंट किया है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स लिखा है ये स्टेटमेंट्स को समझते हैं। ये स्टेटमेंट्स ही हमारा चीजों को एक्सप्लेन कर देगा सब कुछ अच्छी तरीके से। ओके, कॉलिंग अ फंक्शन टू स्वैप द वैल्यू, ये हमने कॉल किया है फंक्शन को। एम्परसेंड a इंडिकेट्स पॉइंटर टू a, दैट इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल a। ठीक है, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल होता है, जो ये हमारा एम्परसेंड होता है वेरिएबल, इसको एड्रेस ऑफ वेरिएबल कहते हैं, इसका नाम एड्रेस ऑफ। ठीक है, सो एड्रेस ऑफ वेरिएबल a, लाइकवाइज एम्परसेंड b तुम्हारा एड्रेस ऑफ वेरिएबल b है। तो हमने यहाँ पर क्या पास किया? वैल्यू पास किया कि एड्रेस पास किया? एड्रेस। एड्रेस पास किया, क्योंकि वैल्यू पास नहीं किया। ठीक है, फिर जब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जहां पर पॉइंटर के हेल्प से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करेंगे, ठीक है, स्वैप करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा दोनों वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, ए और बी मेन के अंदर। ठीक है, let us save this program, let us make necessary changes, get ch and clear screen। Okay, and let us execute this। Alt F9, no error, Control F9। आउटपुट के ऊपर ध्यान दो अच्छी तरीके से। बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a is 100, before swap value of b is 200, after swap value of a is 100 and after swap value of b is 200। कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली है, अच्छे से ऑब्जर्व करना, समझना। ठीक है, पहली चीज, फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त हमने वॉइड डिक्लेयर किया है। ठीक है, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ना ही वैल्यू हमने फंक्शन के डेफिनेशन में प्रिंट किया है, मगर फिर भी वैल्यू इंटरचेंज होकर के मेन में हमें आंसर मिल रहा है बिना स्टोर किए। हमने मेन में कुछ स्टोर किया क्या वेरिएबल? हमने कुछ कैच किया,
हमने किसी वेरिएबल में स्टोर किया रिजल्ट को? नहीं। नो सर। मगर फिर भी मेन के अंदर तुम्हें एक्चुअल वैल्यू स्वैप होकर के मिल रहा है, यानी इस केस में हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा मेन के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि तुम्हें वेरिएबल पास करना है, वैल्यू पास करना है, वॉइड टाइप का ही होगा, मगर तुम्हें आंसर मेन में डिस्प्ले करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें समझो जो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड रीड करना है, और स्क्वायर का साइड रीड करने के बाद तुम्हें स्क्वायर का ये क्या है, मतलब एरिया क्या है और पैरामीटर क्या है, ये दोनों तुम्हें डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो वो डिस्प्ले करना है मेन में। तो उस केस में तुम इस टाइप का कॉलिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। उस केस में इस टाइप का कॉलिंग हेल्प करता है। हम लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, पहले ये टॉपिक पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर, ये तीनों के और भी एग्जांपल्स जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस, बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। और तुम्हें बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो तुम्हें नया नहीं लगेगा, क्योंकि तो आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली। ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, जो एड्रेस स्टोर करता है। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, इंट a = 100 b = 200, फिर हमने वैल्यू बिफोर स्वैपिंग प्रिंट की है a और b की। कॉल करते वक्त हमने एड्रेस पास किया है, इसलिए जो भी चेंजेस हम लोग यहाँ पर वेरिएबल में कर रहे हैं फंक्शन के डेफिनेशन में, उसका इफेक्ट इस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल जो मेन में है वहां पर भी हो रहा है, ठीक है। और तुम्हें फाइनली स्वैप वाली वैल्यू प्रिंट होकर दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट वाले पार्ट पे जंप करते हैं। So when the above code is put together and compiled, it produces the following result. तो ये हमें रिजल्ट मिल जाता है, a = 100, b = 200, and finally after swapping a = 200 and b = 100. Last but not the least, call by reference. सर इसका रिकॉर्डिंग आप चैनल पे डालोगे क्या? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग चैनल पे डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और हम लोग एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स भी बोर्ड वाले फंक्शन रिलेटेड, ये जो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, उसके प्रोग्राम्स करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, The call by reference method of passing argument to a function copies the reference of the argument into the formal parameter, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होता है, यहाँ पर रेफरेंस यानी ये यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस ऑफ आ जाता है x और एड्रेस ऑफ y आ जाता है, यहाँ पर वैल्यू a और b पास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Inside the function, the reference is used to access the actual argument used in the call. तो रेफरेंस के हेल्प से हम लोग जो भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है a और b उसको एक्सेस करते हैं, और जो भी एक्सेस करते वक्त जो भी एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। This means that the changes made to the parameter affects the pass argument. तो इस केस में भी जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं पैरामीटर्स के अंदर यानी फंक्शन के डेफिनेशन में, उसका इफेक्ट जो भी वैल्यू हमने पास किया है उसमें होता है, यानी ये दोनों केस में सेम चीज होती है, बस खाली दोनों का तरीका अलग है। यहाँ पर पॉइंटर के अंदर हम लोग एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं और एड्रेस के साथ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं और रेफरेंस के साथ वर्क कर रहे हैं, यानी यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है मगर उसका एड्रेस यहाँ पर इंटरनली वर्क हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू पास द वैल्यू बाय रेफरेंस, अगर हमें रेफरेंस से वैल्यू पास करना है, द आर्गुमेंट रेफरेंस इज पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल। तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल a और b हमने यहाँ पर पास किया था स्टार्टिंग में कॉल बाय वैल्यू में, देखो यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा, तो a और b नॉर्मल तरीके से पास किया हमने, सेम नॉर्मल तरीके से हम पास बाय रेफरेंस में भी पास करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली you need to declare the function parameter has reference type has in the function swap। तो यहाँ पर जो डिक्लेयर करते वक्त जो हम लोग फंक्शन पैरामीटर्स डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पर इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रेफरेंस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें, यानी यहाँ पर नॉर्मल x और y डिक्लेयर नहीं होगा, यहाँ पर %x और %y डिक्लेयर होगा, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाले केस में x और y नॉर्मल डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो इतना स्लाइड चेंज है इसका। आगे बढ़ते हैं। Which exchanges the value of the two integer pointed to by its argument। तो ये
जो भी आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पर पास किया है और भी इसकी वैल्यू जो भी है वो रेफरेंस के थ्रू इंटरचेंज हो रही है एक दूसरे में। नाउ ये एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल को फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। Let's do this. File, save as, call reference. एग्जाम में जनरली वो लोग स्पेसिफाई करते हैं कि तुम्हें कॉल बाय रेफरेंस यूज करना है या कॉल बाय वैल्यू यूज, अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो आप लोग कॉल बाय वैल्यू यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय पॉइंटर करना है तो उस वक्त आप लोगों को अकॉर्डिंगली फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें बहुत ही सिंपल सी है, तीनों को कंपेयर करोगे तो इजीली समझ में आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसके अंदर हमने रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है %x और %y। ठीक है, दिस इज आवर मेन फंक्शन जिसके अंदर दो वेरिएबल है, अगेन a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 100। ये कॉल बाय फंक्शन है जिसके अंदर हमने रेफरेंस वेरिएबल पास किया है, वेरिएबल का जो रेफरेंस है वो पास किया, नहीं वैल्यू पास की है मगर वो रेफरेंस की तरह एक्ट कर रहा है। फिर फाइनली यहाँ पर जो फंक्शन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ऑलमोस्ट सेम है, डेफिनेशन कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कॉल बाय वैल्यू की तरह ही है। ठीक है, बस खाली चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ पर जो रेफरेंस वेरिएबल है वो यूज हो रहा है। सेव करते हैं, लेट अस मेक द नेसेसरी चेंजेस, लेट्स ch and clear screen. Let us save this, compile, execute. देखो यहाँ पर भी तुम्हारा वैल्यू स्वैप हो रहा है ना, बिफोर स्वैपिंग a इक्वल्स टू 100 था, b इक्वल्स टू 200 था, मगर आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स टू 200 है और b इक्वल्स टू 100। सो दोनों केस में पास बाय पॉइंटर और पास बाय रेफरेंस दोनों केस में वैल्यू स्वैप हो रहा है और वो इजीली तुम्हें दिखाई दे रहा है विदाउट रिटर्निंग द वैल्यू। फंक्शन के डेफिनेशन में ही जो भी तुम ऑपरेशन कर रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू को इफेक्ट करते हुए तुम्हें आउटपुट दे रहा है मेन के अंदर। ठीक है, मगर फर्स्ट वाले केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी जो कॉल बाय वैल्यू था, उसमें तुम्हें प्रिंट करने के लिए अगर तुम्हें स्वैप प्रिंट करना है तो तुम्हें मेन के अंदर प्रिंट कर फंक्शन के डेफिनेशन में प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, मेन के अंदर उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी कॉपी पास हो। ओके, अच्छा एक बात बताओ, समझो अगर यहाँ पर हमने x, यहाँ पर तो लिखा है %x और %y, यहाँ पर यूज किया x और y। ठीक है, और अगर हमने समझो %x और %y को प्रिंट किया तो क्या डिस्प्ले होगा जरा देखते हैं। ठीक है, %x, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जो %x है उसके अंदर एक्चुअली में क्या है हमें देखना है, समझे, %y। सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट। तो नोटिस करो %x और %y में एड्रेस है, ये एड्रेस के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, FFF4 और FFF2 जो भी एड्रेस है उसके ऊपर ध्यान दो। अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं %A यानी एड्रेस ऑफ A, एंड %B। सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट।
कुछ चीजें इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर? सेम है ना सर? परफेक्ट, सेम है। ठीक है, देखो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ एक्स सेम है, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ वाई सेम है, इसीलिए जब हम लोग वैल्यू स्वैप कर रहे हैं तब वो वैल्यू स्वैप तभी स्वैप हो रहा है। परफेक्ट, इसीलिए स्वैप हो रहा है, कुछ भी मैजिक नहीं होता, हमेशा याद रखो। ये इंटरनली वर्क कर रहा है एड्रेस के साथ, इसीलिए तुम्हें इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है। समझे? ये है तुम्हारा पास बाय रेफरेंस। क्लियर है? यस सर। तो तुमको क्या लग रहा है कि इसके अंदर क्या एक्चुअली में स्वैप हो रहा है? एड्रेस स्वैप हो रहा है कि वैल्यू स्वैप हो रहा है? सर वैल्यू हो रहा है ना, एड्रेस तो सेम है। देखो पास तो हमने एड्रेस किया है ना, यहाँ पर जो पास किया तो वैल्यू पास किया है ए और बी, 100 और 200। ठीक है, 100 और 200 पास हुआ है एड्रेस में, एड्रेस ऑफ एक्स में। ठीक है, वैल्यू इन द एड्रेस स्वैप हो रही है। हाँ, वैल्यू इन द एड्रेस। हाँ, वैल्यू इन द एड्रेस स्वैप हो रही है। ठीक है, एड्रेस सेम है। ठीक है, नोटिस करो एड्रेस सेम है। ठीक है, ए और एक्स का, वाई एंड बी का एड्रेस सेम है, मगर वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, तो वैल्यू इन द एड्रेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ। समझे? क्लियर है? अगर ये सेम चीज हमने पॉइंटर में अगर डिस्प्ले करके देखा होता तो देखते हैं, जरा एक सेकंड ओपन करते हैं उसको, और पॉइंटर वाले में भी जरा डिस्प्ले करके देखते हैं एड्रेस को भी क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एम्परसेंट, यहाँ पर तो एम्परसेंट ही लिख दिया डायरेक्टली, एड्रेस पास हो ही रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने सी आउट एम्परसेंट एक्स %5 और इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट। तो ये एड्रेस है एक्स और वाई का। लेट अस सी द एड्रेस ऑफ ए एंड बी। ओके, एड्रेस ऑफ ए स्पेस %b एड्रेस ऑफ बी। ओके, सी आउट एंड सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एड्रेस अलग है ना? ये कॉल बाय पॉइंटर है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में वैल्यू कैसे स्वैप होगी? डिफरेंस समझ रहा है दोनों कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर में? एक और लाइन चलो डिस्प्ले करते हैं। स्टार एक्स स्टार एक्स डिस्प्ले होगा, पता नहीं कभी ट्राई नहीं किया। लेट अस सी। नोएडा 100। ठीक है, और स्टार वाई डी कंफ्यूज मत होना इतना सर डीप तो इसके वैल्यू की वजह से चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एड्रेस की वजह से यहाँ पर चेंज हो रहा है। इतना कंफ्यूज मत होना जो भी मैं कर रहा हूँ कि ऐसा पूछते हैं क्या, ऐसा नहीं पूछते, बस खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर रहे हैं कि इंटरनली क्या चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, नॉर्मल सी प्लस प्रोग्राम ही आता है, तो मैकेनिक बस बोल देंगे, एग्जीक्यूशन दे देंगे और बोल देंगे कि इसका प्रोग्राम करो। ठीक है, इतना डीप में कोई एक्सप्लेनेशन पूछता नहीं।
अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरनली क्या वर्क कर रहा है, तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको प्रोग्राम, ठीक है। अब एड्रेस तो दोनों सेम नहीं है, वैल्यू तो हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 200 है, यानी x तुम्हारा a को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो x के अंदर a का जो भी वैल्यू है वो स्टोर हुआ है, y तुम्हारा b को रेफर कर रहा है, तो b के अंदर y के अंदर b का वैल्यू स्टोर हुआ है। ये चीज तो क्लियर है याद है। अब यहाँ पर अगर समझो हमने वैल्यू प्रिंट किया है, किया होता, ठीक है, वैल्यू तो वही रहेगी, देखते हैं। सर इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है, देखते हैं, वैल्यू तो चेंज हो ही रहा है, मगर हम देख रहे हैं कि क्या है, क्या दिख रहा है। हाँ तो एरर है, हम लोग पॉइंटर डायरेक्टली इनवैलिड डायरेक्शन, यानी ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, यानी पॉइंटर वेरिएबल नहीं है ना ए और बी, तो पॉइंटर वेरिएबल डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो चेंजेस किया, कंट्रोल F9, पॉइंटर यहाँ पर ए और बी सर 200 डिफरेंट है, और हाँ डिफरेंट है ना एड्रेस। क्या हो गया? नहीं सर आप बोलो। ठीक है। तो यहाँ पर तुम नोटिस करो तो ए और एक्स का एड्रेस सेम नहीं है, बी और वाई का एड्रेस सेम नहीं है, ठीक है। एक्स का जब हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन के डेफिनेशन में, तो हमें डिस्प्ले हो रहा है 100 और 200, ठीक है, क्योंकि वो इसका वैल्यू स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है ना। जो पॉइंटर वेरिएबल होता है, ठीक है, वो एड्रेस स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, मगर पॉइंट जब हम लोग ये वेरिएबल डिस्प्ले करके उसका वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ये ऑपरेटर है। याद है कि नहीं? इसको पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं और वैल्यू ऑफ भी कहते हैं, अगर हमें वैल्यू डिस्प्ले करना है तो ये वैल्यू ऑफ एक्स तुम्हें डिस्प्ले करके दे रहा है जो इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर है। फाइन। जब हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग? वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं ना, नोटिस करो तो, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने x को x का वैल्यू डिस्प्ले किया, यहाँ पर y का वैल्यू डिस्प्ले किया, और उसी वैल्यू को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैल्यू इन द एड्रेस इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। जो ये एड्रेस है हमारा, ठीक है, ए और बी का, ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए तुम्हें 200 और 100 बाद में दिखाई दे रहा है। समझे? ये नोटिस करो, ये देखो यहाँ पर तुम्हें आउटपुट मिल रहा है ना 100 और 200, एक्स की वैल्यू प्लस 200 मिला, हाँ सर। है ना। और वही जो इंटरचेंज वैल्यू हो रही है वही तुम्हारा यहाँ पर फाइनली हमें ए और बी यहाँ पर प्रिंट होकर दिख रहा है। प्रिंट यानी इंटरचेंज कहाँ पर हो रहा है? दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एड्रेस जो हमने यहाँ पर पास किया, और उसके थ्रू तुम्हें ए और बी की वैल्यू फाइनली प्रिंट होकर डिस्प्ले हो रही है। तो मेजर डिफरेंस कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर में यही है कि एड्रेस सेम नहीं होता, ठीक है। दोनों वैल्यू के साथ वर्क करते हैं इन दैट पर्टिकुलर एड्रेस, और ये कॉल बाय रेफरेंस के केस में तुम एड्रेस का ही वैल्यू स्वैप करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में दोनों एड्रेस सेम होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस ही स्वैप हो रहा है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, है ना। क्या सर एक बार रिपीट। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस को ही स्वैप कर रहे हैं हम, ऐसा भी तो पॉसिबल है, हाँ है ना। हाँ सर एड्रेस एड्रेस को स्वैप कर दे, जब एड्रेस को स्वैप कर दे रहे तो वैल्यू तो स्वैप हो ही जाएगी। ओके, सो बेसिकली ये तीन टाइप के कॉल बाय जो भी पैरामीटर है, जो पैरामीटर से तुम कॉल करते हो फंक्शन को, ये तीन तरीके से कॉल करते हैं। सबसे मेजर और सबसे कन्वीनियंट और सबसे इजी और सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो है ये, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है ए और बी वो एज इट इज पास होता है, इसीलिए जो भी तुम चेंजेस फंक्शन के डेफिनेशन में आर्ग्यूमेंट में करते हो उसका चेंजेस फंक्शन के मेन डेफिनेशन में नहीं होता, दोनों इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। हाँ बोलो सर। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं बताऊंगा ना, अभी क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे बोर्ड का तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ अच्छा ओके ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में एग्जीक्यूट किया था, 100 और 200 की वैल्यू स्वैप नहीं हुई थी, एज इट इज डिस्प्ले हो गई, ठीक है।
फिर हमने किया कॉल बाय पॉइंटर। कॉल बाय पॉइंटर के केस में हम जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब पास करते हैं तब हम लोग एड्रेस पास करते हैं, और एड्रेस पास करने के बाद जब हम लोग वर्क करते हैं तब पॉइंटर वेरिएबल के साथ ही वर्क करके वैल्यू इंटरचेंज करते हैं। तो इस केस में वैल्यू इंटरचेंज होती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के केस में हम एड्रेस पास करते हैं, एड्रेस कैच करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं, और वो एड्रेस के साथ वर्क करके तुम्हें फाइनली इंटरचेंज करके आउटपुट देता है। तो ये मेजर डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कहीं था नहीं, मगर फिर भी मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि तुम ऑनलाइन कुछ पढ़ोगे तो इस तरीके का होता है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीजें इंटरेस्टिंग ये है कि नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर देखो फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने नहीं किया, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में। ओके, कॉलिंग करते वक्त देखो दो तरीके से हमने फंक्शन कॉल किया है, जहाँ पर हमने सम a, b दो वैल्यू पास की है, और यहाँ पर खाली सम a पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पहले थियरी पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल को एग्जीक्यूट करेंगे। व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन, जब हम लोग फंक्शन को डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, वी कैन स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द लास्ट पैरामीटर। जितना भी लास्ट पैरामीटर्स है, जितना भी पैरामीटर्स है लास्ट में, ठीक है, उसका हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करके रख सकते हैं। तुम लोग n नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें से लास्ट से अगर हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रखना है तो हमेशा RHS से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर दो वैल्यू है जिसका हम लोग सम करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें से जो लास्ट वाला वैल्यू है उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने 20 स्पेसिफाई करके रखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि समझो अगर फंक्शन की कॉलिंग करते वक्त हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया, तो b का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 20 कंसिडर होगा, ओके, ठीक है। अब this value can be used if the corresponding argument is left blank when calling a function। तो जैसे जो सेकंड वाला एग्जांपल में तुम जब सम कॉल कर रहे हो, सम ऑफ a, तो यहाँ पर तुमने b को पास नहीं किया, ठीक है, तो ये जब फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा तब वो कंसीडर करेगा कि b का वैल्यू 20 और तुम्हें आंसर दे देगा अकॉर्डिंग। और अगर तुमने दोनों वैल्यू पास किया, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल में a और b, तो उस केस में b का वैल्यू 20 कंसीडर नहीं करेगा, जो तुमने पास किया है वो कंसीडर करेगा। समझ गए? इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर। क्लियर है? This is done by using the assignment operator and assigning value to the argument in the function definition। तो इससे असाइनमेंट ऑपरेटर से हेल्प करते हैं, यानी int b equals to 20 हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर तुम्हारा ये है, इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। If a value for that parameter is not passed when the function is called, the default value is used, ठीक है, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है वो यूज होगा। But if the value is specified and the default value is ignored and the past value is used instead, तो अगर हमने वैल्यू पास की है तो डिफॉल्ट वैल्यू को इग्नोर करते हैं और पास्ट वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम एग्जांपल को। वैसे आउटपुट तो दिख रहा है यहाँ पर, above code is executed, the result is 300 फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि 100 और 200 पास हुआ है, तो 20 को इग्नोर किया उसने और 300 तुम्हें रिजल्ट दिया। सेकंड वाले केस में हमने खाली बस 100 पास किया तो 120 आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू b का 20 है। क्लियर? कॉपी करते हैं, सेव दिस सेंटेंस डिफॉल्ट। Nó càng ngày phải có cái tận thật bất tận. Okay, let us close this. Let us make the necessary changes first। ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है, दिस इज आवर मेन पार्ट। तो इस तरीके से भी तुम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब फंक्शन का प्रोग्राम इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो जिसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन मेन के पहले आता है। अगर तुम्हें डिफॉल्ट वैल्यू पास करना है तो फंक्शन डेफिनेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन करके अगर ये प्रोग्राम करते हैं ना तो एरर आता है, एरर प्रोग्राम वर्क नहीं करता। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन में। .ch और हाँ वो ऐड कर रहा था, पहले थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देते हैं सही से।
क्लियर स्क्रीन, CLR okay, let us save this, compile this and execute this. ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि पहले वाले केस में 300 आंसर आया, दूसरे वाले केस में 120 आंसर आया। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में हमने दोनों वैल्यू पास की थी, ए और बी की, ठीक है, और ए तुम्हारा 100 है, बी तुम्हारा 200 है, इसलिए तुम्हें 300 ऐड होके यहाँ से रिजल्ट जो भी है वो एग्जीक्यूट हुआ। दोनों का वैल्यू 300 था, 300 रिटर्न हुआ, हमने यहाँ पर रिजल्ट को कैच किया और डिस्प्ले किया। एक चीज और नोटिस करो, रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पर भी हमने डिक्लेयर किया है और सेम रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ पर भी डिक्लेयर किया है, तो वो एरर क्यों नहीं दे रहा कि सेम टाइप का वेरिएबल सेम वैल्यू करंट में डिक्लेयर किया है? कौन बता सकता है एरर क्यों नहीं दे रहा? अगर मैंने यहाँ पर फिर से रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा ना, ठीक है, हाँ तब बताएं, तब वो एरर देगा मुझे कि मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर रिजल्ट, ठीक है, मगर वो फिर वॉइड मेन के ऊपर है। अभी तो एरर नहीं दे रहा, अभी तो सीधा एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों, क्या रीजन है? इतना सारा प्रोग्राम किया, उसमें रीजन है, ये नया नया चीज नहीं है। सर डेफिनेशन है वॉइड मेन के ऊपर। हाँ, अरे बोलो फिर से। अरे राइट रॉन्ग मैटर नहीं करता, बोलो तो सही जो भी तुमको लगता है आंसर। किसी को कुछ भी नहीं लगता, इतने सारे लोग हैं, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही हो रहा है जादू। सर वॉइड मेन ऊपर डेफिनेशन में दिया है और नहीं नीचे नहीं, वो void। रीजन नहीं है, रीजन वहां पे लिखा हुआ है, तुम अगर नोटिस करो ना, आंसर है लोकल वेरिएबल। परफेक्ट, लोकल वेरिएबल है। ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के लिए, क्योंकि इसका ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और ये मेन का ब्लॉक यहाँ पर एंड हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर जो रिजल्ट वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। इसका इम्पैक्ट खाली इसी नीचे यहाँ में, पर ही हाँ। रहेगा, इसके बाहर रिजल्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ गए? तो ये सब लोकल वेरिएबल का खेल है और कुछ नहीं है। तो तुम ब्रेसेस के अंदर, अलग अलग ब्रेसेस के अंदर सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अलाउड है, चलेगा, समझे? ठीक है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ब्रेसेस के लिए लोकल हो जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए रिजल्ट लोकल वेरिएबल है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जो हमारा वॉइड मेन वाला ब्लॉक है उसके अंदर ये जो रिजल्ट है वो लोकल वेरिएबल है। क्लियर है? समझे सब लोग? यस सर। इसलिए सेम वेरिएबल हम अलग अलग फंक्शन, मतलब अलग अलग ब्लॉक में डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसलिए जानबूझ के मैंने इस एग्जांपल में रिजल्ट डिक्लेयर करके रखा था सेम, ताकि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। ओके, तो ये प्रोग्राम हो गया है। अगर अगर समझो, अगर डेफिनेशन हमने नीचे लिखा होता, जो जो नॉर्मल स्टेप है हमारा, कि डिक्लेरेशन पहले, फिर डेफिनेशन, फिर कॉलिंग, तो क्या एरर आता है वो भी देख लेते हैं। मैं डेफिनेशन नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा डेफिनेशन है। सर तो सेकंड वाले में प्रॉब्लम होता है ना, क्या हो गया? सेकंड वाले रिजल्ट में। क्या सेकंड वाला? नहीं सर, एग्जिट करो फिर। इंट ए, अगर खाली इंट ए से वर्क किया तो देखते हैं क्या होता है। ओ बराबर वर्क ही नहीं करेगा और एरर दे रहा है कि एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल इंट। अगर खाली सिंगल सिंगल यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किया तो उस केस में वो एरर देगा कि हमने एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ए और बी पास किया ना। समझो अगर हमने डबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे इंट बी, ठीक है, फिर सेव करेंगे, कंपाइल, कंपाइल, एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। ये देखो, दो तरीके से एरर आया, समझे? एक एरर तब आया था जब हमने यहाँ पर सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, सिंगल पैरामीटर डिक्लेयर किया था, ठीक है,
तब यहाँ पर एरर आया था कि आर्ग्यूमेंट हमने बहुत ही कम आर्ग्यूमेंट पास किया। ओके, और जब हमने डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने टू फ्यू आर्ग्यूमेंट पास किया है, राइट, टू फ्यू पैरामीटर पास किया है ना। इसीलिए अगर इस तरीके का डिफॉल्ट वाला अगर तुम्हें फंक्शन बनाना है तो तुम जनरली वेरिएबल डायरेक्टली डिक्लेयर कर दोगे, या फिर शायद ऐसे वर्क करेगा कि अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पर 20 डिक्लेयर कर दिया तो भी वर्क नहीं करता। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू री डिक्लेयर्ड फॉर पैरामीटर्स, तो अभी यहाँ पर ये दे रहा है कि उसको री डिक्लेयर किया है, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, F2 हो गया। तो इस तरीके से पॉसिबल है। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ता है कि फंक्शन के डिक्लेरेशन में ही जो तुम्हारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट है उसमें तुम यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर देते हो, b = 20। हेलो सर। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक पेरेंट आ गए थे। ओके, सो अगर तुम्हें डिफॉल्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है यूजिंग अवर 3 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, तो उस केस में तुम डेफिनेशन में यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये है कि फंक्शन का डेफिनेशन ही डायरेक्टली ऊपर कॉल कर लो, डिक्लेयर कर दो और डायरेक्टली फंक्शन फिर कॉल करो, ठीक है। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? ये क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं और हम लोग अभी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके पर चलते हैं, ठीक है। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, मजा आएगा इसमें। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ओके। जैसे माई फंक्शन माई फंक्शन माई फंक्शन, इन्होंने 3 फंक्शन बनाया है। अभी ये एग्जांपल से अच्छा हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एरिया का हम लोग एग्जांपल करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, अलग अलग शेप का एरिया निकालेंगे, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए हम खाली बस यहाँ पर जो थियरी पार्ट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। With function overloading, multiple functions can have the same name with different parameters. Okay, I repeat once again. With function overloading,
multiple functions can have the same name with different parameters. पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप का होगा, मगर नाम सेम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम एग्जांपल पे देखो तो माई फंक्शन तीनों का नाम सेम है, मगर पैरामीटर्स अलग अलग है। एक के केस में इंट एक्स है, दूसरे के केस में फ्लोट एक्स है, तीसरे के केस में डबल यूज किया है हमने, दो पैरामीटर पास किया है, ठीक है। तो पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मगर फंक्शन का नाम सेम हो। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये एग्जांपल से अच्छा हम अपना वाला एग्जांपल जो एरिया वाला है वो समझते हैं। एक बार पहले नोट पढ़ लेते हैं। मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नंबर, कैन हैव द सेम नेम एज लॉन्ग एज द नंबर और एंड और टाइप ऑफ द पैरामीटर्स आर डिफरेंट। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम नोटिस करो तो ये दोनों एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल एज ए पैरामीटर हमने स्पेसिफाई किया है, इंट एक्स, यहाँ पर फ्लोट एक्स है, वेरिएबल एक ही है एज ए पैरामीटर, मगर दोनों का टाइप अलग अलग है, इसलिए वर्क करेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक एरिया वाला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। लेट अस क्लोज दिस C++। okay, new, so this is our function overloading. To find area of square, comma triangle, comma rectangle, सर्कल, और किसी का एरिया निकाल सकते हैं जो इजी वाला है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता हो। हाँ सर मेन तो यही होते हैं। ठीक है, मेन तो ये चलो इसी से समझ लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम सेम टाइप का फंक्शन बनाएंगे, सेम नेम फंक्शन बनाएंगे एरिया, मगर उसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, पैरामीटर्स अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। सो वॉइड एरिया, ओके। स्क्वायर का निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो सिंगल पैरामीटर चाहिए, ठीक है, इंट एक्स, ओके। फिर से वॉइड या फिर इंट, समझो अगर वैल्यू रिटर्न चाहिए हमें तो इंट ले लेते हैं, इंट एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, एक सिंपल वाला जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस केस में हमें दो वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं दोनों वैल्यू फ्लोट में ले लेते हैं, यहाँ पर रिटर्न भी हम फ्लोट में करेंगे, थोड़ा अलग अलग टाइप का सीखते हैं, या फिर पास इंट में करते हैं, वैल्यू रिटर्न फ्लोट में करेंगे क्योंकि हाफ हो रहा है ना, तो डेसिमल में आंसर आ सकता है, राइट है कि नहीं? यस सर। नहीं सर, अगर हाफ है उसके बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा, मगर पॉसिबिलिटी तो है ना कि 0.5 आंसर आए। हाँ पॉसिबिलिटी है। हाँ तो पॉसिबिलिटी को कैच करने के लिए हम फ्लोट में डिक्लेयर कर देते हैं रिटर्न टाइप, ठीक हाँ है। सर चलेगा। वैल्यू हम दो पास करेंगे, एक बेस के लिए एक हाइट के लिए चाहिए, तो यहाँ पर इंट बी कॉमा इंट एच ले लेते हैं, या फिर ए और बी ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, बेस और हाइट ऐसा मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम लोग ये ऊपर वाला ही यूज कर सकते हैं, फ्लोट वाला ही, राइट, उसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सर्कल का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो उस केस में भी तुम्हें फ्लोट में आंसर मिल सकता है, इसलिए सर्कल के लिए हम डिफॉल्ट वाला यूज करते हैं, इंट आर कॉमा फ्लोट y इक्वल्स टू 3.14। समझा? अरे सर 3.14। हाँ भाई लिख रहा हूँ 3.14, ठीक है। तो इसमें देखो तो हमारा दो टॉपिक अच्छे से कवर हो रहा है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा डिफॉल्ट वाला पार्ट भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो
void main clear screen SCR वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी आर रेडियस के लिए, ठीक है। लेंथ कॉमा ब्रेथ हमारा जो रेक्टेंगल ट्रायंगल है उसके लिए, रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ, ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट। तो एच बी तुम्हारा ब्रेथ और बेस दोनों के लिए वर्क करेगा, ठीक है। साइड के लिए तुम एल यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पर ये है साइड स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का, राइट। Yes, sir. ओके चलो रीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सी आउट एंटर द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके सो वी विल रीड आर, फाइन। और आर हम लोग पास करने वाले हैं एरिया वाले जो डिफॉल्ट वाला है उसमें, ठीक है। और कैच करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, तो फ्लोट सर्कल एरिया सी एरिया, ठीक है। ओके सर्कल एरिया के लिए हमने सी एरिया एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे विथ आर। सर क्या लिखे फ्लोट? सी एरिया सर्कल एरिया शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अच्छा ओके सर। ठीक है तुम पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हो। सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज सी आउट सी एरिया। ओके चलो इतना पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं। सेव, दिस इज आवर फंक्शन ओवरलोडिंग। func over save compile। ओके 7 एरर्स। क्या एरर है? प्रोटोटाइप मिसिंग। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मैंने मिस कर दिया बताओ जल्दी। प्रोटोटाइप मिसिंग इसका मतलब क्या है? अनडिफाइंड सिंबल सी आउट सीन बोलो। अरे बोलो। प्रोटोटाइप मिसिंग का मतलब क्या होता है? ये एरर हमने सॉल्व किया पहले भी। iostream.h हाँ फ्रैक दोनों हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया हमने, iostream.h और conio.h। हमने डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना फंक्शन डिक्लेरेशन से चालू कर दिया। हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h। हमने फंक्शन का डेफिनेशन भी नहीं लिखा है अभी तक, खाली डिक्लेयर किया है। तो जो एरिया वाला पार्ट है उसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते। फ्लोट जो सर्कल वाला एरिया है उसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते पहले। फ्लोट एरिया और फ्लोट आर कॉमा फ्लोट फाई।
सी आउट नहीं करना है, वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट. सो float area A equals to 3.14, that is pi to r into r. Return A. ठीक है, राइट. जो एरर है क्या सर है? वो है ना CRE लिखे हो आप सर, तो CARE. क्या? सर फ्लोट सी एरिया लिखे हो ना, उसके नीचे जाओ, आपने सी आउट लिखा है अच्छा, ना वापस एरिया. वाले. हाँ ओके, ये कुछ नया एरर है. एम्बिग्यूटी बिटवीन एरिया इंट एंड एरिया इंट कॉमा फ्लोट. ओके, ये एम्बिग्यूटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पास किया है ना. एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, समझते हो क्या तुम लोग? एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, रिपीट हो रही है ऐसा. तो यहाँ पर तुम नोटिस करो, तो यहाँ पर एक इंट एस है, दूसरे केस में इंट एस है, और यहाँ पर फ्लोट पाई डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इसीलिए एम्बिग्यूटी का एरर है. तो अगर मैं इसको फ्लोट ले लूं हाँ और अगर इसे सॉल्व करूं तो भी एरर दे रहा है वैल्यू. हाँ, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी टाइप अलग हो गया ना. यहाँ पर हमें फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा सबको, फ्लोट डिक्लेयर करना मगर सबको फ्लोट डिक्लेयर कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम. क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमने इंट में लिया है, तो बाकी लोगों को इंट में डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, क्लियर ना? देखो चला गया एरर. यस सर. एरिया अभी 5 तो आ गया. एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5. ठीक है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 1 ले लेते हैं. 3.14 है ना, 1 स्क्वायर का 1 ही होता है. 3.14 इंटू 1 इज 3.1. क्लियर है? तो Yes. तो हमारा एक एरिया निकल गया ऑफ सर्कल. ठीक है, अब हम बाकी का भी वैल्यू रीड करके बाकी का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सी आउट एक एक करके करना है कि सब कुछ एक साथ रीड कर देना है? एक तरीका ये हो सकता है कि सर. हम लोग पूरा वैल्यू पहले रीड कर ले, फिर एक एक करके आंसर दिखा दे, या ऐसा कर सकते हैं कि हाँ पहले सर. एक वैल्यू आ जाएगा, फिर आंसर आएगा, फिर उसका वैल्यू रीड करेंगे दूसरे का, फिर उसका आंसर, फिर तीसरे का हाँ वो वैल्यू. ठीक रहेगा सर. वो ठीक रहेगा, तो तीनों समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे होगा. ठीक है, तो ये हमारा सर्कल वाला पार्ट हो गया. ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर के लिए एंटर साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है, सीन साइड को स्टोर करने के लिए चलो एल में स्टोर कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने इन टाइप का वैल्यू पास किया ना स्क्वायर के लिए. सो अभी ये स्क्वायर वाला जो डेफिनेशन है उसके अंदर वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो हमें डेफिनेशन में वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा. वी जस्ट हैव टू कॉल द फंक्शन. सो एरिया एल. ओके, एल के साथ हमने ये पर्टिकुलर एरिया कॉल करना. ठीक है, अब वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, इसीलिए उसके डेफिनेशन में ही हमें आंसर प्रिंट करना पड़ेगा. या हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, उसका कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं. बोलो यूज करना है क्या? मगर पता नहीं कैसे वर्क करेगा. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सिंपल वे में कर लेते हैं, फिर उसको ट्राई. ठीक है, int s. So we are supposed to calculate the area. Again, int a equals to side into side. See out. Area of square is see out of a. F2 compile execute. So 1 area of circle आ गया, फिर enter the side of square 5, area of square आ गया. ठीक है, 25. परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो हमने एरिया सेम फंक्शन से एरिया ऑफ स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया और एरिया ऑफ जो फंक्शन है वो भी कैलकुलेट कर लिया.
एरिया ऑफ स्क्वायर भी कैलकुलेट करिए, एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं। साइड सी आउट, एंटर, यहाँ पर एंडल लिख देते हैं। एंटर, ट्रायंगल हाँ चलो रेक्टेंगल के लिए तो एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। सेम एल, ठीक है। और जो लेंथ और ब्रेथ वाला हमारा है फंक्शन वो फ्लोट टाइप का है, यानी वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके अंदर हमने दो वैल्यू पास की है। तो कॉल करते वक्त हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे फ्लोट। जैसे सी एरिया डिक्लेयर किया था सर्कल के एरिया के स्टोर करने के लिए, वैसे एक आर एरिया डिक्लेयर करते थे और रेक्टेंगल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया। ओके, सो एरिया दोनों वैल्यू पास कर देंगे हम, एल कॉमा बी। समझ रहे हैं ना कि कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पर? समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ मैं ही समझ रहा नो सर नो। हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is see out R या see out N। हमेशा प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। जैसे देखो ये प्रोग्राम में भी हमने पहले सर्कल का कर लिया, उसके बाद फिर स्क्वायर को ऐड किया, फिर जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है उसको ऐड किया। जब सर्कल का किया तो हमें कुछ एरर्स भी आए तो हमने एरर भी सॉल्व कर लिया इमीडिएटली। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम किया करो। पूरा एक साथ कर दोगे ना फिर बाद में सब एक साथ एरर आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि कौन सा पार्ट किसके साथ लिंक्ड है और एरर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हमेशा याद रखो प्रोग्रामिंग करते वक्त स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो प्रोग्राम, तो इजीली प्रोग्राम हो भी जाता है और तुम्हारा एरर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा उसका। फ्लोट एरिया int l int b। हम लोग डायरेक्टली भी रिटर्न लिख सकते हैं, पता है तुमको? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम किसी वेरिएबल में स्टोर करें और उसे फिर पास करें l into b length into breadth। we can directly write inside this parenthesis, तो डायरेक्टली भी वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ओके, ऐसा भी अलाउड है। ओके सर। मतलब फिर फ्लोट वोट लिखने का ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पर फंक्शन के डेफिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मतलब वही। ओके, जैसे देखो इस केस में फंक्शन के डेफिनेशन में हमने एरिया के केस में लिखा है ना, हाँ पॉइंट वन। यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं। लेट्स कंपाइल दिस। मतलब सर ये रिटर्न में दो दो काम हो जा रहा है, आउटपुट भी कर दे रहा है और वो सॉल्यूशन भी कर रहा है। परफेक्ट। ठीक है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करके रिटर्न कर रहे हैं। ओके, 5 लेंथ एंड ब्रेथ 5 5 25 आ गया। तो हमारा सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ट्रायंगल कैसे करेंगे? ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो करना है, मगर इन तीनों में से कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे? अगर इसको कॉल किया तो इसमें तो डेफिनेशन हमने कुछ और ही लिखा हुआ है एल इंटू बी, तो हाफ इंटू कैसे होगा फिर? या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको कॉल करके यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो आंसर आएगा, है ना? मेन में समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, सुनाई दे रहे हैं सबको? हाँ सर। देखो स्टेटमेंट लिख लेता, बहुत ज्यादा अच्छे से समझेगा। अभी क्या बचा है अपना? ट्रायंगल बचा, राइट? सो एंटर एंटर, अरे यार एंटर, बेस
एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल। ओके, हमने रीड भी कर लिया, समझो बी एंड एच डिक्लेयर किया है क्या हमने? हाँ डिक्लेयर, ठीक है। बी ऑन एच रीड कर लिया हमने, ठीक है। फिर फंक्शन को कॉल भी कर लिया हमने, फ्लोट टी एरिया इक्वल्स टू एरिया बी इंटू एच कॉमा एच, एच। ठीक है, समझो ये भी हो गया। अब जब ये एरिया कॉल होगा फंक्शन, तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा इन तीनों में से? क्या ये कॉल होगा, ये कॉल होगा कि ये वाला कॉल होगा? इन सर तीनों क्या में से कौन मतलब? सा फंक्शन कॉल होगा? सर सबसे फ्लोट पहले तो सर्कल वाला कॉल होगा। नहीं, सर्कल वाला कैसे कॉल होगा? सर्कल वाले के लिए फ्लोट टाइप का वैल्यू चाहिए। बी और एच मेरा कौन से टाइप का वैल्यू है? बी और एच कौन से टाइप का वैल्यू है? इंट। तो फ्लोट तो सर्कल वाला कैसे कॉल होगा? हाँ वही, तो कौन सा कॉल होगा? वाइड वॉइड के केस में एरिया। वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा, यहाँ पर तो मैं वैल्यू कैच कर रहा हूँ ना, फ्लोट टी एरिया। तो हाँ सर, पहले स्क्वायर वाला कॉल करें। स्क्वायर वाला नहीं कॉल होगा, ये जो लास्ट वाला है वही कॉल होने वाला है। यस, अच्छा हाँ उसमें भी हाँ इंट में। इससे वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, दोनों इंटीजर टाइप का वैल्यू है, हाँ सर हाँ। ठीक है। तो कॉल इसी टाइप का होगा, फाइन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, मगर यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो खाली बस जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो रिटर्न हो रहा है, मगर ट्रायंगल के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। हाँ सर। तो हाफ कहाँ से है? अभी हाफ में अगर ऐड कर दूंगा, समझो यहाँ पर अगर मैंने हाफ ऐड कर दिया, यानी 0.5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा लिख दिया समझो 0.5, ठीक है, पॉइंट इंटू ए इंटू एल इंटू बी, ठीक है। तो समझो अगर हमने 0.5 इंटू एल इंटू बी लिखा, तो उस केस में हमारा ये वाला कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा ना रेक्टेंगल का, हाँ सर। क्योंकि इसमें भी सेम कॉल हो रहा है। तो इसीलिए ये कॉल सेम होगा, खाली बस स्लाइड चेंज हम कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर स्लाइड चेंज करेंगे कि जब हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, सी आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 0.5 हाँ इधर ही कर देंगे इंटू डी, बेस। हाँ बरोबर, यस सर। आ गया ना आंसर? ठीक है, यस सर। चलो सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट। 5 का आंसर आ गया, ये भी 5 का 25 आ गया, फिर 5 इंटू 5 फिर से एंट्री किया 25 आ गया, फिर 5 और 5 फिर से एंट्री किया तो 12.5 आ गया, हाफ, बराबर। यस सर परफेक्ट। समझ गया ना? तो ये है हाँ सर। हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी सेम फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नेम सेम है मगर अलग रिटर्न टाइप है, ओके, और अलग टाइप का हमने पैरामीटर पास किया, अलग अलग टाइप का। एक में सिंगल पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, एक में 2 पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, एक में डिफॉल्ट भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, समझ गए? तो वो एक लास्ट डाउट है, वो फिर वो वॉइड और इंट वाला पहले क्यों वर्क करेगा, वो मेरे को नहीं समझा सर। वॉइड और इंट वाला पहले क्यों वर्क करेगा? कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो तुम? कौन से एरिया की बात कर रहे हो? सर सबसे लास्ट वाला, जो ये वाला है वो? हाँ सर, जिसमें रिटर्न है। हाँ, ये इसमें जो रिटर्न है ना, ये जो हाईलाइट किया मैंने, ये यस सर। ओके। क्यों वर्क करेगा इन द सेंस, कहाँ किस सिचुएशन की बात कर रहे हो तुम? एरिया ऑफ मतलब ट्रायंगल, सर आपने ट्रायंगल पहले सर्कल, क्वेश्चन पूछा था ना कि ये सब लोग फ्लोट में है, तो सबसे पहले कौन सा वर्क करेगा? कौन सा फ्लोट में? मतलब अगर हमने फ्लोट में सब डिक्लेयर किया होता तो तुम ऐसा बोल? नहीं सर, आपने वो बोला था ना टी एरिया का फ्लोट में, हाँ, तो कौन सा वाला सबसे पहला डिक्लेयर होगा वो पूछ रहे। कौन सा एग्जीक्यूट करेगा तीनों में से? सर अभी इसके पहले आपने मैं क्वेश्चन पूछा था। मैं क्वेश्चन को समझता हूँ, क्वेश्चन को मैं समझ रहा हूँ कि तुम ये पूछना चाह रहे हो
कि जब हमने एरिया बी और एच कॉल किया है, ठीक है, और यहाँ पर भी एरिया एल और बी कॉल किया है, फिर यहाँ पर भी हमने एरिया खाली बस आर कॉल किया था, ठीक है। लिखा तो पहले हमने फ्लोट एरिया ये वाला लिखा हुआ है, फ्लोट आर और पाई, ठीक है, मगर जब हम लोग ट्रायंगल के केस में कॉल कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट ये लास्ट वाला हो रहा है, क्यों ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, क्वेश्चन यही हाँ सर, है ना, ठीक है। यस इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये देखो ये तीनों हमने डेफिनेशन लिखे हैं, ये तीनों ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, डिफरेंस समझो, ठीक है। ये जो लिखा है ना, एक ये वाला और तीसरा ये वाला, ये तीनों डेफिनेशंस है, यानी हमने पहले से कोड लिख के छोड़ दिया है, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फंक्शन कहाँ पर कॉल कर रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की है, ठीक है, बी और एच इंटीजर है ना, बराबर, और वो पर्टिकुलर फंक्शन फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ओके। तो बेस्ड अपॉन द कॉलिंग, हम लोग कॉल करते वक्त किस टाइप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना भी हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट हो। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलिंग वाला पार्ट। समझो अगर हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिख के रखा है मगर उसको कॉल ही नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको यूज नहीं किया है। तुम्हारे पास रेडी मटेरियल है मगर तुमने उसे यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपलसरी है कि तुम यूज ही करो। तुम जब कॉल करोगे तब वो फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, कॉल नहीं करोगे तो नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर है। समझे? यस सर। तो कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि तुम ये पहले लिखो कि बाद में लिखो। अगर मैं ये बाद में भी लिख दूं, समझो मान लो इसको मैंने उठा करके ऑल्ट कट मैंने यहाँ पर एकदम एंड में डाल दी, ठीक है, पेस्ट, तो भी वैसे ही होगा, तो भी ऐसे एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलिंग करते वक्त जो फंक्शन कॉल होने वाला है तो कॉल होने वाला ही है, ठीक है। अच्छा एक तरीका और बताता हूँ, मैंने इसे एक है ना मेथड होता है जिससे हम लोग को समझ में आता है कि स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है पता है, इसमें ना स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है ना वो हाईलाइट होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर नोटिस करो वॉइड मेन हाईलाइटेड है, क्यों? क्योंकि अच्छा क्यों वॉइड मेन क्यों हाईलाइटेड है? हैश इंक्लूड और तो एरिया उसमें से जो हमने सबसे 3 पहले लाइन लिखा था वो क्यों नहीं हाईलाइट हुआ? कौन बताएगा क्या रीजन है? वॉइड मेन के पहले हमने कितनी सारी लाइन लिखी है, तो वो सारी लाइन क्यों नहीं सर हाईलाइट? वॉइड मेन से शुरू होता है। परफेक्ट, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन C++ में वॉइड मेन से शुरू होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप जंप करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन हाईलाइटेड है यानी क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट हुआ, ओके। फिर जो भी डिक्लेरेशन है वेरिएबल का वो एग्जीक्यूट हुआ, वो फटाक से एग्जीक्यूट होगा, दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अब सी आउट वो वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, एंटर द रेडियस। अब मेरा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाएगा तो उसके पहले जो कोड है ना, इंटरनल कोड, यहाँ पर देखो नोटिस करो iostream.h लिखा हुआ है, दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है iostream.h? हाँ सर, हाँ /include/iostream.h दिखाई दे रहा है। हाँ। तो अब ये क्या कर रहा है, सी आउट के लिए जो भी सी आउट का डेफिनेशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए iostream.h हेडर फाइल के अंदर गया और वो उस चीज का एग्जीक्यूट कर रहा है, समझे? तो ये इंटरनली एग्जीक्यूट हो रहा है, तुम्हें इससे लेना देना नहीं है, ओके। अब जब ये सीन रीड करेगा तो सीन के लिए आउटपुट हमें इनपुट करना पड़ेगा ना, तो ये आउटपुट वाले पार्ट पे चला गया, तो हमने समझो इनपुट यहाँ पर 5 कर दी, 5 करके हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब देखो वो एरिया जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, ठीक है। फ्लोट सी एरिया इक्वल्स टू एरिया। अब क्या होगा तुम बताओ, ये कहाँ पर जंप करेगा? डायरेक्टली सी आउट जंप करेगा या एरिया पे जंप करेगा? एरिया पे जंप करेगा ना। एरिया पे जंप करेगा, ये देखो, ठीक है। डायरेक्टली वो एरिया के डेफिनेशन के ऊपर जंप किया, डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, वैल्यू रिटर्न हुई, इसीलिए सीधा मेन में जंप किया। ये देखो यहाँ पर सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब तुम्हारा आउटपुट वाला पार्ट है वो iostream का एग्जीक्यूट होगा और ठीक है सी आउट वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, सीन वाला पार्ट है जो एग्जीक्यूट होगा और सीन के पहले तुम्हारा जो एरिया था वो डिस्प्ले होगा। समझ गए?
तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट होती है। अगर डेफिनेशन रहेगा तो डायरेक्टली मेन से निकल करके डेफिनेशन पे जंप करता है, डेफिनेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है, फिर से मेन के ऊपर आ जाता है। समझे? क्लियर है? तो Yes. हम लोग किस ऑर्डर में कॉल कर रहे हैं वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में हमने डेफिनेशन लिखा है या डिक्लेरेशन किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके फाइन। चलो ये पूरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी एरिया का डेफिनेशन क्लियर हो गया। फिर से लेंथ और ब्रेथ को रीड करेगा और एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हारा डिस्प्ले कर देगा। 5 and 5 लेंथ और ब्रेथ डाल दिया, फिर से ये फ्लोट एरिया में आ गया, वहां से वैल्यू रिटर्न हुई, रिटर्न हो करके सीन हो रहा है तो वापस से हम ये वैल्यू डालेंगे और वो पहले वाले का एरिया डिस्प्ले हो रहा है। वापस से हमने एरिया कॉल किया है तो वापस से एरिया के डेफिनेशन में आएगा, वापस से एरिया एग्जीक्यूट करेगा और फाइनल तुम्हें ये आउटपुट गेट ch के वजह से जो भी बचा हुआ आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिर्फ समझे? तो इस तरीके से तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके फाइन। या तो किसी को कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एक बार मैं इंसिस्ट करूंगा कि आज हमारा फंक्शन टॉपिक खत्म हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फंक्शन के प्रोग्राम्स जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और उसके पहले मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार ये पूरा नोट्स रेफर कर लो। आज मैं गूगल ड्राइव का भी लिंक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर हमने जितने भी प्रोग्राम्स आज तक किए वो सारे प्रोग्राम्स का वहां पर कोड अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके। प्लस आज का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो भी देख लेना और पूरा नोट्स रेफर कर लेना ताकि आप लोग कल अच्छे से आंसर कर सको। कुछ प्रोग्राम सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग एरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो सर, उसमें वॉइस बहुत कम रहता है। वॉइस नहीं बहुत सर, कम रहता है, परफेक्ट रहता है, मस्त। थोड़ा वॉइस बढ़ा के नहीं देखो ना सर, अपने एकदम से। अपने पीसी वगैरह का। जो वॉइस यहाँ पर है वो सेम ही वॉइस रहता है, मैं कम थोड़ी ना करता कुछ। हाँ ओके सर, सर, हाँ। मैंने मतलब फोन पे मैं देख रहा था वॉइस बहुत कम लग रहा था, इसलिए आपको मैंने पूछा। ठीक है, नहीं, मैं देख लूंगा एक बार खुद, एक बार उसे वीडियो प्ले करके कि वॉइस बराबर आ रही है। यस सर। फाइन, तो आज के लिए हम वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, परफेक्ट। नहीं, सर आप एक वो बार स्वैप पढ़ो। कर रहे थे ना वैल्यूज, उसमें टेम्प का मतलब क्या है? टेम्पररी वेरिएबल है, तुम वो कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर। ओके सर। टेम्प इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वहां पर टी दे दो, ई दे दो, अपना नाम दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक, चलो फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं। बाय सर। आप लोग नोट्स रिफर करो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर Yes, में हम sir. लोग फंक्शन के और प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। आप लोगों से सोल्यूशन मुझे चाहिए जितना हो सके ज्यादा। ठीक है, ओके Yes, सर, sir. थैंक यू सर। बाय। बाय। मैं क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को पीडीएफ, ठीक है, ग्रुप में। कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका, तो हो सके तो सोल्यूशन लेकर आना उस सब। बाय। खत्म हो गया।